हम लोग लोकसभा पढ़ रहे हैं। ध्यान देंगे, लोकसभा जब हम पढ़ रहे थे, शुरुआत किए थे जब हम, तो हमने आपको बताया था कि चूंकि ये एक सभा है, संस्था है, तो इसे हम लोग दो रूपों में पढ़ेंगे। पहला संस्था के रूप में पढ़ेंगे और दूसरा संस्था में जो पद है उन पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो संस्थागत और व्यक्तिगत, ये दो जानकारियां इकट्ठा करेंगे। जब संस्थागत जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तो 6 चीजें इकट्ठा करनी थी, जब व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो भी 6 चीजें इकट्ठा करनी है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है। अगर कोई पहली बार देख रहा है वीडियो तो पिछले क्लास को लोकसभा पार्ट 1 पार्ट 2 देखें आप। ठीक है, 2 पार्ट हो चुका है, आज तीसरा पार्ट है। ठीक, और मैं बताऊं आपको कि लोकसभा के बाद राष्ट्रपति आपने पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर, और आप लोकसभा पढ़ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर, ये दोनों आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए, पूरा पॉलिटी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बोला व्यक्ति योग्य है। योग्यता क्या होनी चाहिए, ये शर्तें क्या होंगी, ये। ठीक है, व्यक्ति योग्य है, शर्तों को पूरा करता है, कुछ लोग मिलकर के उसे चुनते हैं। तो कौन लोग चुनते हैं? ये निर्वाचक मंडल जो है वो निर्वाचन क्षेत्र के 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग मिलकर चुनते हैं। जो चुनने का सिस्टम है वो कौन सा है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पहले, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पहले खंभा छुअन पद्धति, है ना। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, तो जनरली यही लिखा रहता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ही लिखा जाता है, पहले खंभा छुअन पद्धति नहीं लिखी जाती है। इसके बाद ध्यान दीजिए, व्यक्ति योग्य है, शर्तों को पूरा कर रहा है, ये लोग मिलकर के चुनते हैं। जो विजेता होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक मत वो जो पाएगा वही विजेता होगा। तो देखिए ना, भारत देश के अंदर अगर ये भारत देश है तो इसमें 543 निर्वाचन क्षेत्र हुए। ये जो 543 निर्वाचन क्षेत्र हुए, ये 543 निर्वाचन क्षेत्र सब के सब पहली बार जब मिलेंगे, इनका काम क्या है? कानून बनाना। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, आप जो है बने रहिएगा अंतिम तक। रीजन उसके पीछे है कि ये जो टॉपिक चल रहा है, ये आज मैं प्रथम अधिवेशन एवं उसके निष्कर्ष पढ़ाऊंगा पूरा आपको। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक इससे अलग होगा, इसलिए दूसरा टॉपिक नहीं शुरू किया जा सकता। ठीक, तो ध्यान देंगे, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट, तो इसलिए एकदम बने रहिएगा। ध्यान दें, 543 लोग जो है यहां पर चुन करके आ रहे हैं। इन लोगों को काम करना होगा। तो ये लोग जो काम करेंगे तो कहीं अपने घर पर तो बैठ कर नहीं करेंगे ना कि वर्क फ्रॉम होम होगा, है ना। इनको सदन में आना पड़ेगा। ठीक है, तो जब पहली बार ये आएंगे तो उसे प्रथम अधिवेशन कहा जाता है। पहली बार जब इकट्ठा होंगे तो उसे प्रथम अधिवेशन कहा जाता है। ध्यान देंगे मेरी बात कि यहां पर ये अधिवेशन बुलाता कौन है? पहली बार लोगों को बुलाता कौन है? तो अधिवेशन का कार्य, बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति इनको बुलाएगा। ठीक, जब इन सब लोगों को बुलाएगा, 543 लोगों को, तो फिर क्या निष्कर्ष निकलेंगे उस अधिवेशन में, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। क्लियर है? ध्यान देंगे, अधिवेशन और बैठक में अंतर होता है। अधिवेशन जो है वो दीर्घकालिक होता है, बैठक एक एक दिन का होता है ना। तो इस पूरे अधिवेशन में क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक प्रथम अधिवेशन एवं उसके निष्कर्ष है। ठीक है, अब देखिए कि इन जनरल
आप ये समझिए कि किसी सभा का संचालक होना आवश्यक है। पहली चीज, सभा का संचालक होना आवश्यक है। मतलब अगर लोगों का समूह है तो उस लोगों के समूह को संचालित करने वाला एक होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। ठीक, तो एक तो सभा का संचालक चाहिए। दूसरा, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात क्या है कि वो जो संचालक होगा वो हमेशा उस सभा से होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो बाहर का हो। बात हमारी समझिए, आपके घर में एक मुखिया होना चाहिए, एक मालिक होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, वो जो मालिक होगा, जो मुखिया होगा आपके घर का, वो आपके घर के सदस्यों में से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बगल वाला कोई आपके घर का मालिक हो। समझ पा रहे हैं बात हमारी? क्लियर? तो ध्यान दीजिए, पहली चीज कि ये जो 543 लोग चुनाव जीत कर आए हैं, है ना, ये चुनाव जीत कर आए हैं, तो पहली चीज तो इनका एक संचालक होना चाहिए। अगर आप संचालक न समझ पा रहे हो तो समझिए मुखिया होना चाहिए, ऐसा समझिए आप। एक संचालक होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि वो संचालक इन्हीं में से होना चाहिए। ये बेसिक थ्योरी है। समझ पा रहे हैं बात आप? आपके घर का एक मुखिया होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मुखिया आपके घर के सदस्यों में से होना चाहिए, ये दूसरी चीज। तो ये संचालक जो होता है उसके लिए ये बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक मतलब सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत है। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सवाल उठेगा कि कौन इस सभा का संचालन करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कुछ लोग बोलते हैं कि राष्ट्रपति करेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाया है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि राष्ट्रपति इस 543 में से नहीं होता है, इसलिए वो उस सदन का संचालन यानी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो सदन की अध्यक्षता वही करेगा जो इसमें का सदस्य हो। अब सवाल उठता है कि इस 543 में से 543 में से किसको संचालनकर्ता या अध्यक्ष बनाया जाए। बात समझ में आ रहा है? अध्यक्ष या यूं कहें स्पीकर। बात समझ में आ रहा है? अध्यक्ष या यूं कहें लोकसभा के मामले में स्पीकर। तो ध्यान देंगे मेरी बात कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किए या किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई कर लिए। एग्जाम्पल रिलेटेड है इसी से, सुनिएगा तभी समझ आएगा। मान लीजिए कि आपने एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया। उस यूनिवर्सिटी में 543 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 543 सीटें थी। मान लीजिए आप कोई भी मान लो आप लॉ करना चाहते हो, मान लो एलएलबी करना चाहते हो, आप एलएलबी करना चाहते हो, उसमें 543 सीटें हैं। 543 लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया और आप भी उसमें से एक हो। क्लियर? अब देखिए, अगर अब अध्यक्ष बनने की बात हो, आपके जो लोग चुने गए हैं, ध्यान दीजिए, अगर उसका अध्यक्ष बनने की बात हो तो देखिए जो लोग इम्तिहान क्वालिफाई किए हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरा सवाल है कि केवल इम्तिहान क्वालिफाई कर लेने मात्र से क्या वो
यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ सकते हैं। 543 लोग इम्तिहान क्वालिफाई करके आ गए हैं, लेकिन अभी उनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो क्या ये जो 543 लोग हैं, क्या ये लोगों में से कोई भी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के चुनाव खड़ा हो सकता है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या ये 543 लोग अध्यक्ष के चुनाव में वोट दे सकते हैं? अभी इनका एडमिशन नहीं हुआ है, बस केवल इन्होंने एंट्रेंस पास किया है। तो दोनों का उत्तर क्या है? नहीं। ना तो बिना एडमिशन के ना तो आप चुनाव लड़ सकते हो और ना ही चुनाव में वोट कर सकते हो। तो जरूरी क्या है? एंट्रेंस पास कर लिए हो, उसके बावजूद भी आपका एडमिशन होना आवश्यक है। जब एडमिशन हो जाएगा तो आप दोनों काम कर सकते हो, आप चुनाव में वोट भी कर सकते हो और अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ सकते हो। समझ पाई बात हमारी? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, दो कंट्राडिक्टरी चीजें, दो विरोधाभासी चीजें यहां पे मिलेंगी एक दूसरे से। अब उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो ही चीजें सही समझ में आएंगी। ध्यान दीजिएगा, 543 लोग विजेता हुए, ठीक? ये जो 543 लोग विजेता हुए हैं, बोलता है कि सिर्फ विजेता हो गए हो इस आधार पर ना आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हो और ना ही आप अध्यक्ष के चुनाव में वोट कर सकते हो। दोनों काम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी केवल आप विजेता हुए हो, अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है, यानी आप शपथ ग्रहण आपका नहीं हुआ है। तो जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाएगा तब तक ना इसमें से कोई भी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, शपथ ग्रहण जब तक नहीं करेगा तब तक न चुनाव में वोट दे सकता है और ना ही जो है वो चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है? और दूसरी बात क्या बोलता है कि अगर कोई संचालक कर्ता होना चाहिए तो वो इन्हीं में से होना चाहिए। दोनों विरोधाभासी है कि नहीं? एक बार बोलता है कि अभी ये केवल विजयी होकर के आए हैं, इसलिए जब तक एडमिशन इनका नहीं होगा यानी शपथ ग्रहण नहीं होगा तब तक ये चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे और ना ही जो है चुनाव लड़ पाएंगे। और दूसरी बात फिर बोलता है कि इस सदन का जो अध्यक्षता करेगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा। तो दोनों विरोधाभासी हो रही है। समझ पा रहे होंगे बात आप? अब तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, सॉल्यूशन इसका यह है कि भारत का राष्ट्रपति इनमें से जो सबसे वरिष्ठतम होगा, उम्र के आधार पर नहीं, कार्यकाल के आधार पर। वरिष्ठता दो तरह से होती है, एक होती है कार्यकाल के आधार पर और एक होती है उम्र के आधार पर। जैसे अगर कोई सांसद, मान लो कोई इंसान सांसद 60 साल में पहली बार, मतलब 70 साल में या मान लो 80 साल में पहली बार सांसद बना, 80 साल में पहली बार सांसद बना, और एक इंसान ऐसा है जो 30 साल की उम्र में था, सांसद बन गया, तब से लगातार जो है अब 50 साल का हो चुका है, तब से 4 बार सांसद बन चुका है। क्लियर है? एक आदमी 80 साल का उम्र है, एक आदमी का 50 साल उम्र है। जिसका 80 साल उम्र है उसका कार्यकाल अभी 5 साल, मतलब अभी शुरू हो रहा है, और दूसरा वाला पहले से ही 20 साल से सांसद है, लेकिन इसकी उम्र 50 साल है। तो ये देखिए, जो 80 वर्ष का है ये वरिष्ठ नहीं माना जाएगा। वरिष्ठ कौन माना जाएगा? ये माना जाएगा भले ही 50 साल का है। क्योंकि इसका कार्यकाल जो है, कार्यकाल के आधार पर इसकी वरिष्ठता है, ये 20 साल से है और वो अभी एक नया एकदम है। तो एज के आधार पर नहीं, वो 80 साल का है, वो वरिष्ठ नहीं माना जाएगा। वरिष्ठ वो माना जाएगा जिसका कार्यकाल के आधार पर लंबा समय हो। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति
इन 543 लोगों में से राष्ट्रपति को जो लगेगा, कोई उस क्वेश्चन उस पर नहीं उठा सकता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की निगाहों में जो यहां पर वरिष्ठतम सीनियर मोस्ट सदस्य होगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको शपथ दिला देगा, ठीक है, यानी उसका एडमिशन कर देगा। ठीक, अब उसका एडमिशन हो गया, यानी कि वो अध्यक्ष बनने के लायक हो गया। ठीक, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसी सीनियर आदमी को जिसको शपथ दिला दिया, ठीक, जिसको शपथ दिला दिया, वो आदमी को वो अध्यक्ष यानी स्पीकर नियुक्त करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये स्पीकर परमानेंट नहीं होगा, टेम्पोररी होगा। टेम्पोररी होगा, फुल टर्म का नहीं होगा, प्रो टर्म का होगा। फुल टर्म स्पीकर नहीं होगा, प्रो टर्म होगा, क्योंकि राष्ट्रपति उसे कुछ समय के लिए नियुक्त कर रहा है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा मेरी बात। तो इसे हम प्रो टर्म या प्रोटेम स्पीकर का नाम देते हैं। ठीक, तो जो सबसे वरिष्ठतम है उनमें से एक को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिला करके, शपथ किसका दिलाएगा, संसद सदस्य का शपथ दिलाएगा। ठीक है, संसद सदस्य का शपथ दिला करके उसे टेम्पररी रूप से प्रो टर्म स्पीकर नियुक्त कर देगा। और जब नियुक्त कर देगा तो उसका काम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। भाई नियुक्त किया गया है तो इसका तो कोई काम होगा ना। पहला इसका काम होगा बाकी लोगों को, बचे हुए लोगों को शपथ दिलाना। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। शपथ दिलाने का असली अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति अपना यह अधिकार प्रोटेम स्पीकर को देता है। ठीक, और प्रोटेम स्पीकर बचे हुए लोगों को 542 लोगों को उनके पद का शपथ दिलाएगा। संसद की सदस्यता का शपथ दिलाएगा। क्लियर है? यह इसका पहला काम होगा। और दूसरा काम क्या होगा, ध्यान दीजिए। दूसरा काम यह होगा कि ये प्रोटेम स्पीकर चूंकि टेम्पोररी है, तो टेम्पोररी स्पीकर परमानेंट स्पीकर का चुनाव संचालित करवाएगा, चुनाव करवाएगा। टेम्पोररी स्पीकर जो होगा वो परमानेंट स्पीकर का चुनाव करवाएगा। क्लियर है? ध्यान देंगे मेरी बात। चुनाव का संचालन जब ये करेगा तो चुनाव के संचालन में देखिए, जो तिथि और दिन निर्धारित करना है, तिथि और दिन ये खुद निर्धारित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये खुद टेम्पोररी है। ठीक है, तो तिथि और दिन चुनाव का कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति की सलाह पर यह करेगा। बात समझ पा रहे हैं? प्रोटेम स्पीकर तिथि और दिन चुनाव का निर्धारित करने के पहले सलाह किससे लेगा? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति जैसा सलाह देगा कि कब इसका चुनाव करना है, उसी दिन और तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा। चुनाव किसके देखरेख में, किसकी निगरानी में होगा, किसके संचालन में होगा? प्रोटेम स्पीकर के। क्लियर? अब देखिए, जब प्रोटेम स्पीकर का चुनाव जब स्पीकर का चुनाव हो रहा होगा तो ये जो 543 लोग हैं, यही लोगों में से कोई चुनाव खड़ा हो सकता है और यही लोग मतदान भी करेंगे। ठीक है, तो स्पीकर के चुनाव में जो मतदाता होता है, जो निर्वाचक मंडल होता है, वो है लोकसभा के
नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं वही लोग स्पीकर के चुनाव में भाग लेते हैं, सिवाय प्रोटेम स्पीकर के। प्रोटेम स्पीकर चुनाव में मतदान नहीं करेगा, संचालन का काम कर रहा है, वो मतदान नहीं करेगा। मतदान कब करेगा उसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात कि अगर ऐसा हो कि 542 लोगों में से 2 लोग खड़े हो गए, ए और बी, 2 लोग खड़े हो गए, है ना। देखिए, जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो विजेता हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि ए और बी दोनों बराबर वोट पा गए, तो जब बराबर वोट मिल गया ए और बी को, तो कहेंगे ये अनिर्णय की स्थिति है, अनिर्णय की स्थिति है। तो अब अनिर्णय की स्थिति में ये प्रोटेम स्पीकर आएगा निर्णायक मत देने। ठीक है, ये निर्णायक मत देगा और जिसको दे देगा वो विजेता हो जाएगा। कहने का मतलब ये है बस इतना कि प्रोटेम स्पीकर के चुनाव में प्रथम दृष्टया मतदान नहीं करता है। यह मतदान उस पर तब करता है जब अनिर्णय की स्थिति हो जाए, यानी कि 2 लोगों के बीच मतदान जो है बराबर बराबर हो जाए, यह सुनिश्चित कर पाना मुश्किल हो रहा हो कि विजेता कौन बनेगा, तो ऐसी स्थिति में वो निर्णायक मत देगा, जिसको देगा वो विजेता हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका स्पीकर का खेल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब स्पीकर के बाद ध्यान दीजिएगा, उपाध्यक्ष एक होना चाहिए। अध्यक्ष का एक उपाध्यक्ष भी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे, जब घर का परमानेंट मालिक मिल जाए तो टेम्पोररी मालिक का कोई काम रह जाता है। घर का परमानेंट मालिक अगर मिल गया तो क्या टेम्पोररी मालिक का कोई काम रहता है? कोई काम नहीं बचता है। तो देखिए ना, ये जैसे ही ये चुनाव हो गया, इसका ध्यान देंगे, चुनाव हो गया, ये स्पीकर का चुन लिया गया तो ये स्पीकर बन जाएगा। इसे दोबारा स्पीकर के पद का शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो संसद सदस्य का जो शपथ है उसको ले चुका है। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। प्रोटेम स्पीकर वापस स्पीकर बन जाता है, वापस सामान्य सांसद बन जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन उठता है ना। क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन यह है कि क्या प्रोटेम स्पीकर के चुनाव में खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, खुद वो चुनाव नहीं लड़ सकता? इस सवाल का जवाब आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक, आगे देखिए, प्रोटेम स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया, अब उपाध्यक्ष। ठीक, ध्यान देंगे मेरी बात कि ये सदन है, सदन का ये स्पीकर है और सदन में ढेर सारे बाकी 542 लोग और हैं। इसकी अनुपस्थिति में कोई और इसका कार्यभार संभालने वाला होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसमें से एक उपाध्यक्ष का भी जो है चुनाव कराया जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे मेरी बात। उपाध्यक्ष का चुनाव संचालन स्पीकर करेगा। ठीक, और खास बात, किस दिन होगा, किस तिथि पर होगा, यह चीज निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर के पास स्वयं है। उसे जो है किसी राष्ट्रपति या किसी से जो है पूछने का अधिकार, पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट मालिक है, मतलब परमानेंट अध्यक्ष है, इसलिए इसे किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। ये उपाध्यक्ष का चुनाव का संचालन करेगा, दिन और तारीख खुद निर्धारित करेगा। बात समझ में आ रहा है? और ध्यान दीजिएगा,
जब यह संचालन कर रहा होगा तो उस समय देखिए ऐसा भी हो सकता है कि दो लोगों का मतदान बराबर हो जाए, दो लोगों का मतलब जो मत पाए हो वो बराबर हो, तो फिर ये निर्णायक मत देगा, अन्यथा स्पीकर उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट नहीं करेगा। समझ आ गई बात? अब एक बात ध्यान दीजिए, ये जो उपाध्यक्ष है ये अध्यक्ष के अंडर में नहीं होता है। सामान्य तौर पर आप देखिए, अगर प्रिंसिपल है तो उसके अंडर में वाइस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। मतलब जो वाइस होता है, जो उप होता है, वो सामान्य तौर पर अपने से बड़े वाले के अंडर में काम करता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। बोलता है कि जो भी व्यक्ति उपाध्यक्ष चुना जाएगा वो व्यक्ति इसके अंडर में काम नहीं करेगा। जब ये नहीं मतलब कार्य कर सकेगा, किसी भी कारणवश वर्कलोड अधिक होने के कारण या किसी भी कारणवश ये कार्य करने में असमर्थ है, तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है बात? तो उपाध्यक्ष का चुनाव भी होगा। बोलता है कि अगर ये उपाध्यक्ष संसद की किसी समिति का सदस्य हो, संसद मान लो ये संसद में 542 लोग हैं, यहां से कोई एक समिति बनाई गई जिसमें मान लो 15 लोग हैं या 22 लोग हैं, और 22 लोगों में से एक आदमी ये उपाध्यक्ष भी है, तो ये उपाध्यक्ष जो होगा वो इस समिति का, इस 22 लोगों की समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, चर्चा इस पे बाद में करेंगे डिटेल में, जब समिति पढ़ाई जाएगी तो वहां पर डिटेल में चर्चा किया जाएगा। तो स्पीकर समझ आ गया, प्रोटेम स्पीकर, उपाध्यक्ष। ठीक, अब बात करेंगे लोकसभा के नेता की। ठीक, ध्यान देंगे मेरी बात। लोकसभा का नेता, यहां पर देखिए बोलता है कि प्रधानमंत्री जो है हमारा, या तो वो लोकसभा का मेंबर होगा, नहीं तो वो राज्यसभा का मेंबर होगा। पीएम या तो लोकसभा का मेंबर होगा, नहीं तो पीएम राज्यसभा का मेंबर होगा। हो जा गई बात? बोलता है अगर हमारा पीएम लोकसभा का मेंबर है तो यही लोकसभा का नेता होगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के मेंबर हैं, वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं। तो चूंकि प्रधानमंत्री हमारा लोकसभा का सदस्य है, इसलिए वो लोकसभा का नेता कहलाएगा। लेकिन ऐसा हो कि हमारा पीएम लोकसभा से ना होकर के राज्यसभा से हो, जैसे इसके पहले वाले पीएम हमारे मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी आसाम से राज्यसभा के सदस्य हुआ करते। ठीक, तो अब पीएम जब राज्यसभा का होगा तो वो लोकसभा का नेता नहीं बन सकता, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य ही नहीं है। तो क्या होगा कि पीएम ऐसे कंडीशन में जिसकी नियुक्ति कर देगा कौन? यही पीएम। ठीक है, ये पीएम जिसकी नियुक्ति कर देगा वही जो है लोकसभा का नेता होगा, बशर्ते वो मंत्री होना चाहिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा के किसी सदस्य को जो कि मंत्री है उसे लोकसभा का नेता नियुक्त कर सकता है। कब? तब जब प्रधानमंत्री राज्यसभा का हो। लेकिन अगर प्रधानमंत्री स्वयं लोकसभा का है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रधानमंत्री स्वयं लोकसभा का है
तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता स्वयं खुद होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। विपक्ष का नेता, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक, समझते हैं उसको। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष, जो जो पार्टियां मिलकर के सरकार बनाई हुई हैं वो सत्ता पक्ष, और जो पार्टियां सरकार में शामिल नहीं हैं वो विपक्ष। ठीक, तो बोलता है कि विपक्ष का नेता की नियुक्ति, देखिए विपक्ष के नेता की नियुक्ति का अधिकार स्पीकर के पास होता है। नियुक्ति का अधिकार स्पीकर के पास होता है, स्पीकर नियुक्त करता है। ठीक, ध्यान देंगे मेरी बात। स्पीकर जब नियुक्त करने जाएगा तो दो चीजें देखता है। पहली चीज कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी है। ठीक, और उसके बाद देखेगा कि क्या वो विपक्षी पार्टी, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, क्या वो विपक्षी पार्टी 1/10 सीट प्राप्त करने में सफल हुई या नहीं। 543 सीटों पर चुनाव हुआ है, 1/10 इसका 54 होगा, 54। तो क्या 54 सीट पाने में सक्षम हुई है कोई पार्टी या नहीं। तो देखिए इस समय सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन है? कांग्रेस। क्या वो 1/10 सीट प्राप्त की हुई है? तो जवाब है नहीं। तो देखिए ना, ध्यान दीजिए, अगर कोई जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो 1/10 सीट प्राप्त करती है, दोनों शर्त पूरा करती है, तो स्पीकर विपक्षी पार्टी के नेता को विपक्ष का नेता नियुक्त करेगा। ठीक है, ऐसे में वो जो है मजबूर होगा। ये देखिए, ऐसे में स्पीकर जो नियुक्ति करेगा वह परिस्थिति जन्य नियुक्ति करेगा, यानी कि परिस्थितियों के अधीन है, कुछ कर नहीं सकता है स्पीकर। जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, अगर वो 1/10 या उससे अधिक सीट पा गई है तो इसका जो नेता होगा वही विपक्ष का नेता कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी 1/10 सीट प्राप्त न कर सकी हो, तो ऐसे में अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? विपक्ष का नेता नियुक्त करने का जो काम होगा वो कैसे होगा पता है? वो विपक्ष के नेता की नियुक्ति होगी विवेकाधिकार पर। विवेकाधिकार पर, किसके विवेकाधिकार पर? स्पीकर के। स्पीकर चाहेगा तो किसी को नियुक्त भी कर सकता है, चाहे तो नियुक्त ना करे। और ध्यान देंगे मेरी बात कि ये जो विपक्ष का नेता होता है इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और यह लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, चर्चा करेंगे लोक लेखा समिति क्या होती है वो तब जब हम लोग संसदीय समितियां पढ़ेंगे तब। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है आज प्रथम अधिवेशन एवं उसके निष्कर्ष को समझ पाए हैं, जिसमें कुल मिलाकर के